वेलकम गाइस। तो जैसे कि हम बात करते हैं एग्रोनॉमी से पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, तो जिसका आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है या फिर अगर आपने इस सीरीज की किसी भी पार्ट को मिस किया है और अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। तो आप एग्रोनॉमी के लेक्चर्स अलग से देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या सभी के लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट से आसानी से जाकर वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वहाँ से आप जो भी क्लास आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ओल्ड पेपर की आपको चाहिए, एग्रोनॉमी की क्लास आपको चाहिए, हॉर्टिकल्चर की क्लास चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री की आपको क्लास चाहिए, तो वहाँ से आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें हम बात करेंगे कि पर्णकुंचन या फिर जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है ये किसके द्वारा संप्रेषित होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, संप्रेषित का मतलब है इसको किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है ये किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा? याद रखिएगा, सफेद मक्खी के द्वारा इसे फैलाया जाता है। ठीक है, संप्रेषित का मतलब होता है फैलाना और ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये फैलाया जाता है श्वेत मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चुनोपोडियेसी निम्न में से किसका परिवार है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है पालक या फिर आपसे पूछा है चुकंदर, पालक या चुकंदर, तो पालक और चुकंदर इन दोनों का ही परिवार कौन सा होता है? याद रखिएगा, चिनोपोडियेसी होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है पालक या फिर आपसे पूछता है चुकंदर, तो इन दोनों की कुल कौन सा होता है, इन दोनों का परिवार कौन सा होता है? ये होता है, याद रखिएगा, चिनोपोडियेसी होता है। ओके, इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है शकरकंद, ठीक है, याद रखिएगा शकरकंद, और याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शकरकंद का कुल कौन सा होता है। तो इसे आप जरूर नोट कर ले, कॉन्वोलेसी होता है। याद रखिएगा, चुकंदर का तो कौन सा होता है? चिनोपोडियेसी। और अगर आपसे पूछते हैं शकरकंद, तो शकरकंद का कौन सा होता है? याद रखिएगा, कन्वोलेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि फूलगोभी में विप्टेल निम्न में से किसके कारण होता है। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो विप्टेल रोग होता है फूलगोभी में, ये किस तत्व की कमी से होता है? याद रखिए, ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, गन्ने का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन लिया जाता है ये कहाँ पर लिया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए, आपसे क्या पूछा गया है? उत्पादन के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछता है उत्पादन, तो उत्पादन जो सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है? याद रखिए, ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है उत्पादन, तो गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछता है उत्पादकता, तो गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर होती है? याद रखिएगा, ये होती है तमिलनाडु में होती है। दोनों को आप एक साथ ये नोट कर ले कि अगर आपसे पूछता है गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ये तो कहाँ पर किया जाता है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। और अगर आपसे पूछता है गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर होती है, तो ये होती है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है गेहूं की किस्म कौन सी है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको एक शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हो कि HD, याद रखिएगा, ऐसी आपको अगर वेराइटी देखने को मिल जाती है ऑप्शन में जिसके आगे HD जुड़ा है, तो इसका मतलब है वो किसकी वेराइटी है? याद रखिएगा, वो होती है व्हीट की वेराइटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है HD 2967, तो कौन सी वेराइटी होगी? याद रखिएगा, गेहूं की, ये होगी फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या जुड़ा है? HD। याद रखिएगा, आसानी से आप पहचान सकते हो कि ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसके आगे HD जुड़ा है, वो सभी किसकी वेराइटी होती है? याद रखिएगा, व्हीट की वेराइटी होती है, गेहूं की वेराइटी होती है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि देरी से बोए गए, याद रखिएगा, कि देरी से बोए गए गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर क्या होती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, जो लेट सोविंग हम करते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा जो हम टाइम से करते हैं उसके बारे में बात नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप गेहूं की लेट सोविंग कर रहे हो, देरी से अगर बुआई कर रहे हो, तो उसके लिए आप बीज दर क्या रखोगे। तो अगर आपसे पूछता है, याद रखिएगा, देरी, तो देरी के लिए तो याद रखिएगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज दर रखते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं देरी के लिए, तो देरी के लिए याद रखिएगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर आपसे पूछता है सामान्यतः है, तो सामान्यतः याद रखिएगा जो गेहूं की बीज दर है ये कितनी ली जाती है? ये ली जाती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा,
सामान्यतः 100 किलोग्राम लेते हैं, और अगर बाई चांस हम लेट हो जाते हैं तो लेट सोविंग करने के लिए हम 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि एनीमोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। किसके बारे में आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा एनीमोमीटर। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा एनीमोमीटर, याद रखिएगा ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनीमोमीटर, एक होता है विंड वैन। याद रखिएगा ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है, याद रखिएगा एनीमोमीटर, और इसका प्रयोग किया याद रखिएगा वायु की गति मापने के लिए। वायु की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया ऐसा, याद रखिएगा एनीमोमीटर का। और अगर आपसे पूछते हैं विंड वैन का प्रयोग किसके लिए किया ऐसा है, तो विंड वैन का प्रयोग याद रखिएगा वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किया ऐसा है। वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया ऐसा है, विंड वैन का। और अगर आपसे पूछता है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया ऐसा, याद रखिएगा वायु की गति मापने के लिए। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आलू किस प्रकार की सब्जी है। आलू किस प्रकार की सब्जी है, और ये क्वेश्चन था हम ऑलरेडी आपको कल भी क्लियर करवाया था कि आलू याद रखिए एक प्रकार का कंद होता है। आलू किस प्रकार की सब्जी होती है, याद रखिएगा एक ट्यूबर क्रॉप होती है, एक कंद फसल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गेहूं में रस्ट रोग, रतवा का मतलब होता है याद रखिएगा रस्ट रोग। अब ये रस्ट किसके द्वारा होती है, आपने ये तो पढ़ लिया, याद रखिएगा जो पक्सिनिया स्पीसीज है उसके द्वारा क्या होता है, रस्ट रोग होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ये क्या होता है। जो पक्सिनिया होता है ये एक प्रकार का कवक होता है, जीवाणु होता है, फाइटोप्लाज्मा होता है, फिर विषाणु होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो तीनों प्रकार की रस्ट है, ठीक है, जो कि तीनों प्रकार की किस में होती है, गेहूं में होती है। लेकिन याद रखिए जी तीनों प्रकार की रस्ट है ये एक प्रकार के कवक के द्वारा होती है। जो यहाँ पर पक्सिनिया है ये क्या होता है, याद रखिएगा कवक की एक स्पीसीज होती है। पक्सिनिया क्या होती है, याद रखिएगा कवक की एक स्पीसीज का नाम है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम फसल भारत में उगाई जाती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जीएम फसल, याद रखिएगा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल यहाँ पर कौन सी ली जाती है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जान लेंगे कि शाकनाशी प्रतिरोधी कपास, शाकनाशी प्रतिरोधी बैंगन, कीट प्रतिरोधी कपास या फिर कीट प्रतिरोधी बैंगन। भारत में कौन सी जीएम फसल ली जाती है, तो आप सभी को पता है कौन सी ली जाती है, याद रखिएगा बीटी कॉटन ली जाती है। कौन सी ली जाती है, याद रखिएगा बीटी कॉटन, मतलब कीट प्रतिरोधी कपास को लिया ऐसा है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बीटी कॉटन की बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर, याद रखिएगा 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मात्र याद रखिएगा 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है बीटी कॉटन की बीज दर। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 हेक्टेयर में बीटी कॉटन के कितने पौधे होते हैं, कितने पौधे होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, केवल और केवल याद रखिएगा 10,000 होते हैं। कितने पौधे होते हैं, याद रखिएगा 10,000 होते हैं। सीड रेट क्या होती है, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, इसलिए याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था कौन सी है। नाजुक का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था से है। नाजुक अवस्था का मतलब किससे है, याद रखिएगा क्रांतिक अवस्था से। मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है याद रखिएगा वलर निकलने व रेसे निकलने की अवस्था। मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, वलर निकलने व रेसा निकलने की अवस्था। अब ये वल्लर क्या होता है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नहीं है तो उनको स्पेशली मैं बता देता हूँ कि याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि मक्का में जो नरपुष्प होता है इसे क्या बोला जाता है, तो जो नरपुष्पक्रम होता है इसे बोला जाता है याद रखिएगा टेसल या वल्लर। नरपुष्पक्रम होता है मक्का में, इसे तो बोला जाता है टेसल या वल्लर। लेकिन अगर आपसे पूछता है मादा पुष्पक्रम, तो मादा को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है याद रखिएगा सिल्क बोला जाता है। टेसल या वल्लर तो नर कहलाता है और मादा को सिल्क बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरहर की प्रति हेक्टेयर किलोग्राम बीज दर कितनी होती है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
तो अरहर की यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि ओटाई किसकी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ओटाई, जिसे हम याद रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिनिंग। क्या बोलते हैं हम, जिनिंग। अब ये जिनिंग या ओटाई क्रिया है, ये किस में की जाती है। तो याद रखिएगा जो ओटाई क्रिया की जाती है ये की जाती है कपास में की जाती है। किस में की जाती है, कपास में की जाती है। इसके साथ साथ ये कपास में की जाती है और इसके साथ साथ याद रखिएगा ये होती क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, याद रखिएगा रेशे को अलग किया जाता है। रेशे को बीज से अलग किया जाता है। रेशे को बीज से अलग करना क्या कहलाता है, याद रखिएगा ओटाई कहलाता है। ठीक है, और ओटाई किस में की जाती है, कपास में की जाती है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं N, P और K। और अगर आपसे पूछता है द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राथमिक का तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है और द्वितीय का यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्पन छोर गलन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, याद रखिएगा पुष्पर छोर गलन रोग। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है, तो याद रखिएगा टमाटर में हो जाता है। टमाटर में क्या होता है, याद रखिएगा कैल्शियम की कमी के कारण पुष्पन छोर गलन रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है। तो अब याद रखिएगा अर्गट के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको स्पेशली याद रखना होगा कि जो अर्गट रोग है ये किसकी फसल में होता है या फिर कौन सी फसल में होता है। तो अर्गट याद रखिएगा बाजरा फसल में होता है। अर्गट जो रोग होता है ये किसका महत्वपूर्ण रोग होता है, याद रखिएगा ये होता है बाजरा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, हाइग्रोमीटर। तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग किया है ये किया है आर्द्रता का मापन करने के लिए। किसका लिए, याद रखिएगा आर्द्रता का मापन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप स्पेशली इंस्ट्रूमेंट के हम बारे में डिस्कस करेंगे कुछ दिनों बाद ही इसके लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपको एक या दो क्वेश्चंस पक्के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि अब जहाँ तक हमारी जो क्लास होगी ये टॉपिक वाइज हम चलाए, क्योंकि आप बार बार कमेंट करते हो कि सर जी टॉपिक वाइज क्लास लगाइए। तो आई थिंक मैं करूँगा स्टार्ट आपके लिए टॉपिक वाइज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करवा सकूँ, या फिर जो भी यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लमसम या फिर जो ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आपको पक्के पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस याद रखिएगा उन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक भी क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि यहाँ पर जितना भी आपका जो बेनिफिट होगा अगर लाइव क्लास आप ले रहे हो, ठीक है, वैसे अगर आप देखते हो मान लीजिए क्लास हमारी सुबह हो रही है और आप जो भी क्लास ले रहे हो ये शाम को ले रहे हो, तो इससे तो याद रखिएगा आपका जो डबल बेनिफिट होगा। मान लीजिए आप अगर लाइव ले रहे हो और दूसरा स्टूडेंट क्या है कि शाम को ले रहा है, ठीक है, इसी क्लास को ले रहा है लेकिन वो शाम को ले रहा है, तो याद रखिएगा उससे आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक तो आप साथ साथ कमेंट करते जा रहे हो। ठीक है, कमेंट का मतलब है यहाँ पर आप लाइव चैट करते जा रहे हो, लाइव आप आंसर देते जा रहे हो, तो इससे आपका डबल बेनिफिट होगा। खुद की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, तो आपको वो साथ साथ क्लियर भी होता जा रहा है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए याद रखिएगा जितना भी यहाँ पर पॉसिबल हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइव स्टूडेंट रहा करो। ठीक है, आपको देखनी है क्लास, आपको लेनी है, ये आपका पक्का है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके यार लाइव क्लास अटेंड किया करो। ठीक है, आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है जब भी हमारी क्लास लगती है, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप नोटिफिकेशन के देख लीजिए, यहाँ पर जो घंटे का साइन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या ऑन कर रखा है आपने या नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर ऑल पर कर रखा होगा नोटिफिकेशन को तभी हम आपके पास नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। वैसे आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी हमारी क्लास लगेगी। इसलिए एक बार आप चेकआउट कर ले कि आपका जो घंटे की या फिर आप बेल आइकन है इसको आपने प्रेस कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो जल्दी से करिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोपरी चिप्सोना किसकी किस्म होती है। तो याद रखिएगा कोपरी चिप्सोना है ये होती है, याद रखिएगा आलू की वैरायटी होती है। किसकी होती है, याद रखिएगा कोपरी चिप्सोना फर्स्ट ये होती है आलू की होती है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, याद रखिएगा चिप्स को बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कोपरी चिप्सोना फर्स्ट किसकी वैरायटी होती है, आलू की। और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, चिप्स को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आईसीआर का किसका पूर्ण रूप होता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आईसीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो ये तो आप सभी को लमसम पता होगा यहाँ पर कि आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा आईसीआर की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब की गई थी, आईसीआर की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 16 जुलाई 1929 में। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए याद रखिएगा आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 जुलाई को मनाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग क्षेत्रफल या फिर कितने वर्ग मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है 1 हेक्टेयर का 10वां भाग। तो अब हम पहले ये क्लियर करेंगे कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले ये पता होना चाहिए। तो याद रखिए 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ये होते हैं 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, याद रखिएगा 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर ये होते हैं 10,000। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इसका 10वां भाग कितना होता है या फिर कितने वर्ग मीटर होता है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 का हम इसमें भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक हमें जो आंसर आएगा ये कौन सा हिस्सा होगा, याद रखिएगा 10वां हिस्सा होगा। तो 1 0 से 1 0 काट दो, मतलब 1000 वर्ग मीटर। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर होता है, तो कितना होता है, याद रखिएगा 1000 वर्ग मीटर होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाउस्टान क्या होता है। तो याद रखिएगा जो बाउस्टान होता है ये एक प्रकार का फंजीसाइड होता है। क्या होता है, एक प्रकार का फंजीसाइड होता है, एक प्रकार का कवकनाशी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया फलीदार चारा फसल, मतलब फलीदार का मतलब आप क्या समझते हो, कैसी कौन सी फसल है जो कि याद रखिएगा लेगुमिनेसी कुल से बिलोंग करती है। तो वो कौन सी होती है, याद रखिएगा इजिप्शियन क्लोवर होती है। अब आपको क्या ये पता है कि इजिप्शियन क्लोवर किससे बोलाता है। तो यहाँ पर आप एक बात नोट कर ले कि इजिप्शियन क्लोवर है ये तो बोलाता है बरसीम को। इजिप्शियन क्लोवर है ये तो किसे बोलाता है, याद रखिएगा बरसीम को। और अगर आपको पूछा जाता है रिंजका को क्या बोलाता है, तो रिंजका को याद रखिएगा एल्फा एल्फा, रिंजका को एल्फा एल्फा या लूरसन बोलाता है। रिंजका को लूरसन या एल्फा एल्फा बोलाता है और बरसीम को क्या बोलाता है, याद रखिएगा इजिप्शियन क्लोवर बोलाता है। ठीक है, दोनों को आप याद रखिए। आप रिंजका का एल्फा एल्फा जरूर नोट कर ले, एल्फा एल्फा, क्योंकि जो आपको रिसेंटली जो एग्जाम है याद रखिएगा एल्फा एल्फा के नाम से ही रिंजका को पूछा गया था। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट कर ले, दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए से समृद्ध सब्जी कौन सी है। आप ऐसे मान सकते हो कि विटामिन ए है ये सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा गाजर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2,4-D नामक कृषि रसायन किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है 2,4-D का जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है ये किसके रूप में किया जाता है, ये किया जाता है याद रखिएगा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। 2,4-D का जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है ये किस रूप में किया जाता है, ये किया जाता है याद रखिएगा वीडीसाइड, मतलब खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा, याद रखिएगा राइट आंसर हर्बिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता है। CPRI कहाँ पर स्थित है, मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थिति याद रखिएगा कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। CPRI कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, CPRI का मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है। तो याद रखिएगा वर्मी कंपोस्ट
नाम में ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि वर्मी, वर्मीम का मतलब याद रखिएगा केंचुआ। वर्मी का मतलब क्या होता है? केंचुआ। मतलब याद रखिएगा वर्मी कंपोस्ट, और कंपोस्ट का मतलब तो आप जानते हो खाद। तो याद रखिएगा वह खाद जो कि केंचुआ के द्वारा बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। दोबारा से मेरे साथ बोलिए कि वर्मी कंपोस्ट मतलब इसमें जो वर्मी होता है ये होता है केंचुआ, और कंपोस्ट आता है ये होती है खाद। मतलब केंचुआ के द्वारा बनाई गई खाद को ही वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर ले कि अगर आपसे पूछता है वर्मी कंपोस्ट तो आपको क्या बताओगे कि केंचुआ से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वर्मी कल्चर किसे बोला जाता है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा वर्मी कल्चर का मतलब होता है पालन। वर्मी का मतलब तो हमने जान लिया केंचुआ होता है, ठीक है, लेकिन कल्चर का मतलब होता है पालना, ठीक है। तो याद रखिए आप ऐसे मान सकते हो कि केंचुए की पालना या फिर केंचुए की खेती करना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। याद रखिए जैसे कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो उसके पीछे क्या जुड़ा है? कल्चर जुड़ा है। उसका मतलब होता है खेती करना। आप खेती करना भी यहाँ पर मान सकते हो या फिर पालना आप मान सकते हो, ठीक है। ये आगे के ऑप्शन पर डिपेंड करता है। वर्मी मतलब केंचुए को तो हम पालेंगे, ठीक है, और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि विज्ञान। तो याद रखिए उसमें कुछ अलग वर्ड निकलते हैं, इसमें कुछ अलग वर्ड निकलते हैं। एक वर्ड की याद रखिए कुछ अलग अलग शब्द हो सकते हैं, कुछ कुछ अलग अलग क्या होते हैं? मीन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं होता। अब तो बस यहाँ पर ये मान के चलिए कि वर्मी का मतलब होता है केंचुआ, कल्चर का मतलब होता है पालना। मतलब केंचुए को पालना ही क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। और वर्मी कंपोस्ट किसे बोला जाता है? केंचुए से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में होता है? तो याद रखिएगा जो टिक्का रोग है ये किस फसल में पाया जाता है? ये पाया जाता है याद रखिएगा मूंगफली फसल में। मतलब किस में होता है टिक्का रोग? ये होता है याद रखिएगा मूंगफली फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। तो याद रखिए कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी विधि जो कि दबाव युक्त नहीं है? तो दबाव युक्त का मतलब है याद रखिए इसमें कोई दबाव की जरूरत नहीं होती है। तो इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर आप मानते हो याद रखिए स्प्रिंकलर या ड्रिप, तो इन दोनों में याद रखिएगा दबाव की जरूरत होती है। इन दोनों में क्या होता है? दबाव की जरूरत होती है। कितना? याद रखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए ड्रिप, तो ड्रिप में हम 1.5 से 2.5 के मध्य, और स्प्रिंकलर हमें याद रखिएगा 3 से 4 के मध्य है। ड्रिप में 1.5 से 2 के मध्य और स्प्रिंकलर में 3 से 4 के मध्य इसे हम प्रेशर देते हैं, इसे हम दबाव देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो चेक थाला। तो चेक थाला में याद रखिएगा कोई भी प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा 4th ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विधि है जो कि याद रखिएगा दबाव युक्त नहीं है? तो आपको क्या बताना है कि याद रखिएगा ड्रिप और स्प्रिंकलर, मतलब ड्रिप और फव्वारा विधि तो याद रखिएगा दबाव युक्त विधि होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चेक थाला तो ये कोई दबाव युक्त विधि नहीं होती है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? 4th ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वंशानुगति या आनुवंशिकी को समझाने के लिए मेंडल ने किस फसल पर प्रयोग किया? तो अभी से तो आप वो जो 10th की एग्रीकल्चर उसमें भी इसे तो पढ़ ही लिए। तो ये किया गया था याद रखिएगा मटर फसल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रिटिकेल किसके बीज का संकर होता है? तो याद रखिएगा ट्रिटिकेल। अब ट्रिटिकेल क्या होता है? याद रखिएगा प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है। ट्रिटिकेल क्या होता है? याद रखिएगा प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछा गया ये किसका संकर है? तो इसके लिए हमने एक का आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, गराती। क्या बताई थी? गराती। गराती का मतलब होता है गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 3rd ऑप्शन। दोबारा से देख लीजिए कि ट्रिटिकेल क्या होती है? याद रखिएगा ये मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल होती है। इसके साथ साथ ये किसके संकर है? मतलब किससे प्राप्त की गई थी? ये प्राप्त की गई थी याद रखिएगा गराती से। गराती का मतलब गेहूं इंटू राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग होता है? यहाँ पर याद रखिएगा कि आपसे पूछा है लेट ब्लाइट रोग।
अब ये लेट ब्लाइट रोग है, ये किस में होता है याद रखिएगा, लेट ब्लाइट रोग है ये होता है याद रखिएगा आलू फसल में होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा गया कि जो लेट ब्लाइट डिजीज है ये किस में होती है, याद रखिएगा ये होती है आलू में। और अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, तो ये होती है याद रखिएगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है। ठीक है, आसानी से आप याद रख सकते हो किसके द्वारा होती है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ यार एक एक शेयर तो ज़रूर बनता है। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।